Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the thermodynamics of galvanic cell, work done by the cell, gives free energy and spontaneity, equilibrium constant for reaction taking place inside the galvanic cell, and its numericals. Today I discuss about the electrolysis, preferential discharge theory, and concept of overvoltage and its numericals, as well as some important electrolyte electrolysis. So guys, let's start the topic now. What is the electrolysis? Electrolysis क्या होता है guys? तो the process of chemical decomposition of electrolyte by passage of electric current through its solution is called electrolysis. कहने का मतलब है गाइस कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो जो उसका केमिकल्स होगा वो डिकम्पोज होने लगेगा. इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं गाइस. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस. दूसरी डेफिनेशन क्या है बेटा इसकी? केमिकल चेंजेस अकर एट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. कहने का मतलब ये है बेटा, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो जो भी केमिकल चेंजेस अकर होते हैं इलेक्ट्रोड्स पर, वही हमारा क्या कहलाता है बेटे? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है. क्या कहलाता है गाइस? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ. सपोज करिए आपके पास HCl का सोल्यूशन है, तो HCl किस में ब्रेक हो जाएगा? H+ आयन और Cl- आयन में क्या हो जाएगा बेटा? वो ब्रेक हो जाएगा. और जब ये ब्रेक होगा तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा जो कैथोड होगा, तो कैथोड पे H+ आयन जो होगा वो माइग्रेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा रिडक्शन. आपको पहले भी मैं ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि जब कोई किसी भी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटे? रिडक्शन बोलते हैं. बट एट एनोड पे क्या हो रहा होगा? एनोड पे Cl- जो होगा वो Cl एटम में कन्वर्ट हो रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और यही दो Cl एटम आपस में मिलकर Cl2 गैस बना लेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे. क्यों ऑक्सीडेशन बोलेंगे? क्योंकि आपको मैंने बोला ना कि किसी भी प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं गाइस? ऑक्सीडेशन बोलते हैं. चलिए, इतनी बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है. क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आता है, इसलिए मेरा जो गाल्वेनिक सेल है वो कंप्लीट हो चुका है. अब मैं जो स्टार्ट कर चुका हूँ वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. और इसके बाद मेरा एक लास्ट टॉपिक बचेगा, वो होगा मेरा क्या? कंडक्टेंस. और कंडक्टेंस के बाद ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है, ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और एक एक भी चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ आपको. फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप पर्सनली मुझे बोल सकते हो. वो चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं ज़रूर उस चीज़ को डिस्कस करूँगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि भैया इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है. एक बार मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस आखिर है क्या. मैंने जैसा बताया कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे तो जो भी उसके अंदर जो केमिकल्स होंगे वो अपने आप में डिकम्पोज होने लगेंगे, क्योंकि आप उसको क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो. तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे उनके पास पहुँचेगी वो क्या करेगी? जो केमिकल सब्सटेंस है उसको ब्रेकआउट करने लगेगी, डिकम्पोज करने लगेगी. इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं गाइस? इलेक्ट्रोलिसिस. जैसा कि मैंने एग्जांपल में समझाया बेटे. और आपको ये भी याद रखना है कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होना है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होना है. चलिए आगे मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी. क्या है बेटा? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं. इफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 आयंस. मान लीजिए आपके पास यदि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसमें मोर देन 2 जो आपके आयंस है उससे मिलकर बना है एंड द इलेक्ट्रोलिसिस इज डन. मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो गई. इट ऑब्जर्व दैट द आयंस आर नॉट डिस्चार्ज. तो ये ऑब्जर्व किया गया कि वह जो आयन थे वो डिस्चार्ज कंप्लीटली नहीं हुए. कहाँ पर? एट द इलेक्ट्रोड्स साइमल्टेनियसली. बट सर्टेन आयंस आर लिबरेटेड. बट उसमें से कुछ आयन जो थे वो लिबरेट कर गए एट द इलेक्ट्रोड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अदर. जो इलेक्ट्रोड्स पे जो दूसरे आयंस थे वो लिबरेट कर गए दूसरे आयंस की वजह से, है ना. दिस इज एक्सप्लेन्ड. ये जो
चीज़ है ये एक्सप्लेन कौन करता है, ये प्रेफरेंशियल जो आपकी डिस्चार्ज थ्योरी है ये आपको इस बारे में बताती है। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का कहना क्या था, मैं आपको बिल्कुल सिंपल अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। खैर मैंने जो जैसा लिख रखा है वैसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, बट समझते हुए हर एक चीज़ को चलना है। उसका कहने का मतलब था कि आप मान लीजिए किसी की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, मगर वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो मोर देन 2 से ज़्यादा आयन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि भाई जो आयन होते हैं वो कम्प्लीटली कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते हैं इलेक्ट्रोड पर, है ना, साइमल्टेनियसली, बट कुछ जो आयन्स होते हैं वो लिबरेट कर जाते हैं इलेक्ट्रोड पर, बट किसकी वजह से करते हैं, किसी दूसरे आयन्स की उपस्थिति की वजह से वो क्या कर सकते हैं, लिबरेट कर जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, लिबरेट करने के साथ साथ वो डिपॉजिटेड भी हो जाते हैं कभी कभी। इसको जो एक्सप्लेन करता है वो थी आपकी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये आपको बताती है कि भाई कब कौन सा जो आयन होगा वो लिबरेट करेगा या आपका डिपॉजिटेड होगा, और कौन सा आयन उसी सोल्यूशन में पड़ा रहेगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी आपको बहुत डिटेल में समझाती है। आइए इसके कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्या समझेंगे कि भाई प्रेफरेंशियल जो डिस्चार्ज थ्योरी है उसके अंदर हम लोग क्या चीज़ समझने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या जानेंगे, पहले हम ये जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए इलेक्ट्रोलिसिस है ना, वो हम जानेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, कि भाई कैसी, कि कोई मान लीजिए मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो किस तरीके से वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस को करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट्स इलेक्ट्रोलाइट। मतलब मेरे पास जो कुछ इम्पॉर्टेंट्स इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानेंगे, क्योंकि जितनी मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा उतनी ही ज़्यादा समझ लीजिए वही जो आपको है हमेशा के लिए याद रखनी है, क्योंकि 12th पॉइंट ऑफ व्यू या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे ज़्यादा कभी भी कोई इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पूछी जाती है। तब भी मैं आपको कुछ ज़्यादा ही बताऊंगा ताकि आपको कभी ये ना लगे कि भाई मैं इतना याद कर लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। नहीं, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप किसी की भी इलेक्ट्रोलिसिस आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मेरा एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। क्या बोल रहा है, आपके पास जो एक्वस सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, है ना, आपको उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, जबकि उसमें जो इलेक्ट्रोड्स आपने ले रखे हैं वो प्लैटिनम है, और प्लैटिनम के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इनर्ट्स इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेटे, इनर्ट्स इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जैसा मैंने आपको ये डायग्राम में बताया कि ये जो आपको दिख रहा है ये जो आपको ये दिख रहा है ये इनर्ट्स इलेक्ट्रोड हैं प्लैटिनम के, और यहाँ पर आप बैटरी से इसको करंट दे रहे हैं। जब इसमें करंट पास होगा तो ये कॉपर जो सल्फेट आयंस है, कॉपर जो सल्फेट जो कंपाउंड है ये कंप्लीटली क्या होने लगेगा, डिसोसिएट होने लगेगा, ये केमिकल डिकम्पोज होने लगेगा। इसी के डिकम्पोजिशन को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, जब ये टूटेगा तो कुछ ना कुछ मुझे आयंस मिलेंगे, तो वो आयंस कौन कौन से होंगे चलिए देखते हैं। मेरे पास कॉपर +2 आयन मिलेगा, वाटर आयन भी वाटर मिल सकता है, और साथ में H+ आयन भी हो सकता है, सल्फेट आयंस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और OH- आयन भी हो सकता है। तो ये आपके आयंस आपके इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं। तो इनमें से अब आप जान रहे हो कि मोर देन बहुत सारे आयंस हैं, तो इसमें से आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किसी जो कुछ चीज़ें जो लिबरेट होंगी वो दूसरे आयंस की वजह से हो जाएंगी, है ना, जबकि कुछ नहीं होंगी। तो ऐसा क्यों होता है, ये ऑब्जर्व आपका प्रेफरेंशियल जो डिस्चार्ज थ्योरी है वही आपको समझाती है। चलिए हम देखते हैं कि भाई कॉपर और वाटर और H+ आयन, या फिर जो सल्फेट आयन है वाटर आयन है, या OH- आयन है, ये किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। भाई हम ये भी देखेंगे कि भाई कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस में। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आपने एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ले रखा था, क्योंकि आपने यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करा था, सॉरी इनर्ट जो आपका इलेक्ट्रोड्स था प्लैटिनम आपने वो यूज़ कर रखा था। तो इस केस में क्या होता है, इन दिस केस H+ आयन और OH- आयन जो रहते हैं उनके कंसंट्रेशन उसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब ये ना के बराबर होते हैं, इसलिए हम इनकी इलेक्ट्रोलिसिस कभी नहीं करते। तो आप ये याद रखिएगा, H+ और OH- को हमने आयन को क्या मान लिया है, नेग्लिजिबल मान लिया है, इसलिए हम लोग किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, बाकी जो बचे आयन्स हैं उनकी इलेक्ट्रोलिसिस को देखेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैथोड पे क्या होगा,
कैथोड पे आपके जो कॉपर आयन है वो जाएगा और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में बदलेगा। तो आपको पता है ये जो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में बदला है, तो इसका मतलब होता है कि आपको पता है कैथोड पे रिडक्शन होना है, तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है प्लस 0.34 वोल्ट। कितना होता है बेटा, प्लस 0.34 वोल्ट होता है। जबकि अगर वाटर अगर रिड्यूस होगा तो वाटर रिड्यूस किस में हो जाएगा, वाटर जब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा, तो हाइड्रोजन गैस और 2 OH माइनस आयन निकालता है, जिसकी वजह से जो उसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वाटर का वो हो जाता है माइनस 0.83 वोल्ट। कितना होता है बेटा, माइनस 0.83 वोल्ट। तो आपको पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा बेटा वही रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो वो थोड़ी रिड्यूस होगा। पहले कौन रिड्यूस होगा, पहले वो रिड्यूस होगा जिसका जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो। तो आपको गैस पता चल गया होगा कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस का 0.34 वोल्ट है, जो कि माइनस के 0.83 वोल्ट से कई टाइम्स मतलब ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा कॉपर जो होगा वहाँ पर रिड्यूस हो रहा होगा, ना कि वाटर। तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों रिएक्शन इसलिए करके दिखाई है ताकि आपको पता चले। एक्चुअली में आपका जब क्वेश्चन आता है तो आपको कम टू द पॉइंट लिखना होता है, तो आपको वही रिएक्शन लिखनी होगी जो एक्चुअली में हो रही है। बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ दोनों की रिएक्शन लिख रखी है कि यहाँ पर कॉपर भी रिड्यूस हो सकता था, वाटर भी रिड्यूस हो सकता था। तो दोनों का रिडक्शन मैंने लिख रखा है। और एक चीज़ और गाइस बता दूं, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी तो वहां मैंने बताया था लिक, बासर, काना, मग, अल, मंजन। तो वहां पर आपको याद रखना है कि मैग्नीज और जिंक के बीच में वाटर का जो आता है, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल आता है। तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर मंजन के बीच में आपको पानी की ज़रूरत होती है, तो आप इस तरीके से उसको बीच में याद रख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू अगर मान लीजिए आपको ये वैल्यू नहीं गिवन है या नहीं पता है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आप हेल्प लोगे और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, इसी वीडियो में सिखाऊंगा। अच्छा चलिए देखते हैं, आपको कैथोड समझ में आया। कैथोड पे क्या होना है, कैथोड पे एक्चुअली में रिडक्शन होना है। तो रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर कॉपर भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता था और साथ ही साथ वाटर भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता था। बट एक्चुअली में कौन सा प्रोसेस होगा, एक्चुअली में कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में क्या हो जाएगा बेटा, डिपॉजिटेड होने लगेगा। इसका मतलब क्यों डिपॉजिट होने लगेगा, क्योंकि उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है गाइस, बहुत ज़्यादा है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं एनोड पर, तो एनोड पे गाइस क्या होता है, एनोड पर मेरे जो सल्फेट आयन है वो क्या करेगा, सल्फेट आयन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो लूज करेगा तो क्या बना देगा, H2O8-2। बट ये प्रोसेस एक्चुअली में होगा ही नहीं, क्योंकि ये तब हो सकता है जब आपका सल्फेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। वैसे भी आपने यहाँ पर डाइल्यूट ही आपने एक्वस आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले रखा, तो वहाँ पर सल्फेट का जो कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पर ये प्रोसेस तो पहले ही नहीं होना है। फिर भी मैं आपको ये प्रोसेस लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो भी आप याद रखें, है ना। स्टैंडर्ड जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है सल्फेट, है ना, सिंगल वर्टिकल लाइन जो होता है H2O8-2 का, वो होता है -2 वोल्ट। कितना होता है गाइस, -2 वोल्ट। तो अब ये प्रोसेस तो पहले ही हमको पता चल गया था नहीं होना है, बट इसका एक रीज़न और भी देख लीजिए कि क्यों नहीं होना है। क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट से भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। तो गाइस अगर हम लोग बात करते हैं वाटर, अगर यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो किस में ऑक्सीडाइज होगा, 2H+ आयन और हाफ O2 वो क्या करेगा, गैस को लिबरेट करेगा और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट कर देगा। तो जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट होता है या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो गाइस आपका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वाटर का वो होता है -1.23 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है -1.23 वोल्ट बहुत ज़्यादा है किसके कंपैरिजन, -2 वोल्ट के कंपैरिजन। तो इसलिए ये प्रोसेस तो होगा बट ये प्रोसेस नहीं होगा। और मैंने गाइस पहले भी ये बात क्लियर कर रखी है कि सल्फेट वाला जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि सल्फेट पहले से ही अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, तो फर्दर वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो इस बात को अपने माइंड में रखिएगा प्लीज़। दिस पॉइंट कीप इन माइंड एंड नेवर फॉरगेट, ठीक है। तो कभी इसको भूलिएगा नहीं, ताकि आपको आसानी से जो सारी चीज़ें हैं वो आसानी से आपको एनालाइज होती रहें। अब बात करते हैं बेटा, मैंने एक नोट से लिख रखा है
क्यों लिखा है उसका एक रीज़न है बेटा कि pH विल बी डिक्रीजेज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक मीडियम। अगर आप एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो एक्चुअली में क्या होता है, जब एसिडिक मीडियम में आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो वहाँ पर वाटर का तो कभी भी क्या नहीं होना बेटा, वहाँ वाटर कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होना है, या जो वाटर का ऑक्सीडेशन होगा वो वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ H+ का होगा। किसका होगा बेटा, H+ का या OH- का। तो इस केस में क्या होगा, जब आप एसिडिक मीडियम लोगे तो जाहिर सी बात है जो आपका pH वैल्यू है वो डिक्रीज करने लगेगा, है ना, क्योंकि जो H+ का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। कितना होता है बेटा, 0 वोल्ट होता है। अगर उससे कोई ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो प्रोसेस होगा, अदरवाइज वो प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, सपोज करिए एक तरफ कॉपर है एक तरफ H+ है, तो H+ वाला प्रोसेस कभी नहीं होगा, कॉपर वाला प्रोसेस होगा, क्योंकि कॉपर का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है ना, 0.34 वोल्ट है। सपोज करिए यहीं पर अगर कोई और मैं मेटल ले लेता, मान लीजिए जिंक ले लेता, तो वहाँ पर जिंक का होता है, वहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है जिंक का वो होता है -0.76 वोल्ट। तो गाइस वहाँ पर हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो होगा, जबकि जिंक का नहीं होगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी बहुत याद भी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है कि आपको इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो। तो आप एक का वैल्यू याद कर लोगे, दूसरा अपने आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने गाल्वेनिक सेल में इस चीज़ को बहुत क्लियरली डिस्कस किया था। चलिए अब दूसरी इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं, एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने जो इलेक्ट्रोड आपके प्लैटिनम ले रखे थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रखे थे, अब मैंने वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड ले लिए एक्चुअली में वो कॉपर के ही इलेक्ट्रोड ले लिए। तो एक तरफ जो मेरा है ना, एक तरफ मैं जो रॉड लूँगा वो इम्प्योर रॉड होगी कॉपर की, दूसरी तरफ प्योर रॉड होगी कॉपर की। तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे जाहिर सी बात है रिडक्शन होना है, तो कॉपर +2 जो आयन होगा 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है गाइस वो बहुत ज़्यादा होता है वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से, इसलिए ये वाला प्रोसेस वहाँ पर होगा। बट एनोड पे अगर देखा जाए तो एनोड पे वाटर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है -1.34 वोल्ट, जबकि कॉपर का कितना होता है बेटा, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.34 वोल्ट। तो आप बताइए इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा, मतलब ये वाला प्रोसेस होगा और ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। तो गाइस इसीलिए मैंने टिक भी कर रखा है ताकि आपको आसानी से पता चल सके। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं वो आप अप्लाई करते हो टू प्योरीफाई यूजिंग द इम्प्योर कॉपर रॉड। जब आप एक्चुअली में जब आप मेटलर्जी पढ़ोगे, वहाँ प्योरीफिकेशन प्रोसेस पढ़ोगे, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोलिसिस आती है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम काफ़ी जो मेटल्स हैं उनको प्योरीफाई करते हैं, प्योर स्टेट में लाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस करके वहाँ पर प्योर जो मेटल होता है उसको ऑब्टेन कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मेरी थर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में से, क्योंकि यहाँ पर मैंने डाइल्यूट NaCl का सोल्यूशन ले रखा है। तो जब डाइल्यूट का NaCl का सोल्यूशन लूँगा तो उसमें आयन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, डाइल्यूट है तो मतलब सोडियम के आयन भी होंगे, वाटर के मालिक्यूल भी होंगे और H+ के आयन भी होंगे। साथ ही साथ क्या होगा बेटा, Cl- का भी आयन होगा और वाटर भी होगा, OH- का भी आयन होगा। तो कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, तो कैथोड पे मैंने पहले ही बता रखा है, जब तक आपको एसिडिक और बेसिक मीडियम ना दिया जाए आप क्या करोगे, H+ और OH- आयन को आप नेग्लिजिबल मान के चलोगे। ठीक है, तो जायज़ बात आपके लिए ये दो तो हो गए बेटा, क्या ये दोनों तो आपको लीव करने हैं, बाकी दो के लिए आपको बात करनी है। जब दो के लिए बात करोगे तो वहाँ पर सोडियम जो होगा वो रिड्यूस हो सकता है, साथ साथ वाटर भी रिड्यूस हो सकता है। तो सोडियम जब रिड्यूस होगा तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.7 वोल्ट। कितना होता है, -2.7 वोल्ट। जबकि वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है ना, जो वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.83 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है बेटा, -2.7 ज़्यादा है कि -0.83 ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है -0.83 वोल्ट जो है वो ज़्यादा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा यानी वो प्रोसेस होगा, यानी वही रिड्यूस होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ वाटर जो होना चाहिए, ये वाटर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ वाटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बट सोडियम रिड्यूस नहीं होगा। अब गाइस बात करते हैं एनोड पे क्या होगा। देखिए आपको दिख रहा है, मैंने क्लियर कर दिया है ना, दिख रहा है आपको।
तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एनोड पे हम क्या चीज़ देखेंगे, एनोड पे भी दो मेरे पास आयन मिलेंगे, या तो मुझे क्लोराइड माइनस आयन मिलेगा या फिर मुझे वाटर मिलेगा। तो एनोड पे एक्चुअली में होना क्या है, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होना है बेटे। क्या होना है बेटा, ऑक्सीडेशन होना है। तो एनोड पे जब आप ऑक्सीडेशन की बात करोगे तो जाहिर सी बात है क्लोरीन माइनस जो आयन है वो जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्लोरीन गैस में होगा और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मैं 2 लिखना भूल गया था तो आप यहाँ 2 लिख लीजिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जो इसका स्टैंडर्ड जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है क्लोरीन का, वो होता है माइनस का 1.36 वोल्ट। गाइस कितना होता है, माइनस का 1.36 वोल्ट होता है। जबकि अगर वाटर की बात करें, अगर वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें होगा, 2H प्लस आयन प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है बेटा माइनस का 1.23 वोल्ट। कितना होता है बेटा, माइनस का 1.23 वोल्ट। गाइस अब आपको ये लग रहा होगा कि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो उसका वही प्रोसेस होगा, जिसका वैल्यू छोटा है वो प्रोसेस नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है वाटर का प्रोसेस होना चाहिए था और क्लोरीन का नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। ये वाला जो प्रोसेस है ये नहीं होता है क्योंकि ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसलिए ये वो प्रोसेस होता है। क्या ओवर वोल्टेज का प्रोसेस है वो भी अभी हम तुरंत समझते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि आप इलेक्ट्रोलिसिस, जितनी भी मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करी जाती, इन रिएक्शंस को आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद भी करना है, ठीक है गाइस। तो देखिए हमने जब मेरा जो प्रोडक्ट मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl सोल्यूशन में, तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एनोड पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा और वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जबकि वाटर का तो वैल्यू ज़्यादा है, माइनस का 1.23 वोल्ट है, बट क्योंकि वाटर की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो गैस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बैटरी से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है वो लगभग मैं आपको बता दूं 0.26 वोल्ट आपको बैटरी से ज़्यादा वोल्टेज लेना पड़ता है वाटर को तोड़ने के लिए, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वाटर का डिकम्पोजिशन भी बहुत स्लो होता है। इस वजह से अगर आप 0.26 वोल्ट अगर इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1 यानी क्या हो जाएगा, माइनस का 1.49 वोल्ट हो जाएगा, जो कि बहुत कम होगा माइनस का 3.6 वोल्ट से। तो पहले माइनस का 3.6 वोल्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये वाला प्रोसेस तो हो जाएगा बट ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। हम ओवर वोल्टेज के बारे में भी जानते हैं, ठीक है गाइस, क्योंकि मैं ये वीडियो है ना 2 वीडियो को मर्ज कर रहा हूँ ताकि आप जो हो कि 20-20 मिनट में काफ़ी मेरे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ एक लार्ज वीडियो बनाई जाए ताकि मैं आपको सारी चीज़ों को अच्छे से और जितना मेरे से हो सके उससे ज़्यादा अच्छे से मैं आपको वहाँ पर डिस्कस कर सकूँ। चलिए गाइस, तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे डाइल्यूट NaCl की, तो वहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगा, है ना, प्रोड्यूस होगा ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। ऐसा क्यों होता है, तो वहाँ पर मैंने बताया था बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज। तो अगर आप ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो तो मैं तुरंत आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं, क्लियर हो रहा है बेटा, दिख रहा है। चलिए मैंने यहाँ नोट करके लिखा भी है बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो माइनस का 1.23 वोल्ट था। कितना था, माइनस का 1.23 वोल्ट था, जो कि बेटा क्या था बेटा, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा था। किससे, क्लोरीन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के से, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल था क्लोरीन का वो था माइनस का 1.36 वोल्ट। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा कौन सा था वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू था जो मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू था वो ज़्यादा था, मतलब वही ऑक्सीडाइज होगा। आपको गाइस एक बात अपने दिमाग में रखनी है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो गाइस आप बताइए, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है माइनस का 1.36 वोल्ट और दूसरी तरफ वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना है बेटा, माइनस का 1.23 वोल्ट है। तो जाहिर सी बात है वाटर का ज़्यादा है तो वाटर का होना चाहिए, बट ड्यू टू बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट के थ्रू ये प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि उसमें 0.26 वोल्ट के आसपास कुछ ज़्यादा एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे जो वोल्टेज होता है वो 0.26 बढ़ जाता है, जिसका अगर हम लोग एडिशन करें माइनस का 1.23 वोल्ट में तो वो जाकर हो जाएगा माइनस का 1.49 वोल्ट के आसपास। इसलिए बेटा ये जो
ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होगा वाटर का वो अब कम हो गया है क्लोरीन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन होगा वो हो जाएगा, जबकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन वाटर का नहीं होगा। तो गाइस इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, इतना तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी देर इसमें लगाई आपको समझाने के लिए। आगे देखता हूँ कि भाई ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट क्या है। ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट देखिए, ये लिख भी लीजिएगा आप लोग, मैं आपको समझा भी देता हूँ। द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ वेरी स्लो, मतलब जो आप वाटर का जो डिकम्पोजिशन होता है, जब हम लोग इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर बहुत स्ट्रांग उसमें फोर्सेस होते हैं। पहले तो उसमें केमिकल्स बॉन्ड्स भी होते हैं और साथ ही साथ आपको एक एक्सटर्नल फोर्स भी मिल जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वाटर का जो डिकम्पोजिशन हो जाता है वो बहुत स्लो हो जाता है। जब वाटर का डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हो जाता है तो इसी के लिए है ना, तो बिकॉज ऑफ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि भाई जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो है तो जाहिर सी बात है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी टू डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, है ना, वाटर को तोड़ने के लिए। तो सम एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज abstracted फ्रॉम बैटरी, जो कि बैटरी से ही ली जाती है एज आ ओवर वोल्टेज। किससे कैसे ली जाती है बेटा, एज आ ओवर वोल्टेज। कितना ओवर वोल्टेज लिया था, जैसा मैंने आपको बताया था 0.26 वोल्ट एक्स्ट्रा जो वोल्टेज है वो बैटरी से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। तब वाटर का कितना हो जाता है, आप खुद जोड़ के मैं यहाँ बता देता हूँ। माइनस का 1.26 वोल्ट है और इतना और इसने ऐड कर लिया, तो जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.26 वोल्ट आप ऐड कर लोगे, सॉरी ये होता है 6 वोल्ट ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 पॉइंट, है ना, कितना हो जाएगा, माइनस का 1.49, कितना हो जाएगा, माइनस का 1.49 हो जाएगा बेटे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये क्लोरीन के जो ऑक्सीडेशन जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उससे ये बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो गया था। चलिए गाइस, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को और अच्छे से एनालाइज करते हैं। उसने क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ 10⁻³ मोलर NaCl सोल्यूशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको पहले तो उसने ये बोला है कि आपको बताना क्या है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा आपको इसके बारे में बताना है, किसका, ऑफ 10⁻³ मोलर NaCl सोल्यूशन का। यहाँ पर एक्वा सोल्यूशन या NaCl नहीं है, यहाँ पर बहुत कम NaCl की क्वांटिटी होगी वाटर में, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया 10⁻³ मोलर, मतलब वहाँ NaCl बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए चीज़ों को ध्यान रखिएगा बेटे। समझिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है स्टैंडर्ड जो आपका ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपका है बेटे रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है बेटा, है ना, आपको क्या दिख रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है बेटा, 1.36 वोल्ट है, कितना है बेटा, 1.36 वोल्ट है। तो अब आप जानते हैं क्लोरीन का मैंने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बता दिया 1.36 वोल्ट है, और क्लोरीन माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻³ मोलर, कितना है बेटा, 10⁻³ मोलर है। तो जाहिर सी बात है जब क्लोरीन गैस जो होगी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो जाहिर सी बात है क्लोरीन आयन में आ जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन को जरा अप्लाई करके देख लेते हैं कंसंट्रेशन के बारे में, है ना। तो वोल्टेज हम निकालेंगे, देखिए कैसे। तो यहाँ पर क्या है, ई सेल इज इक्वल टू, है ना, या बोल सकते हैं ERP इज इक्वल टू E0RP, वही तो दे रखा है, देखिए ERP दे रखा है ना, ERP और E0RP माइनस 0.059, क्योंकि एन का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, तो एन का वैल्यू हो गया 2। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन का, क्योंकि क्लोरीन आयन जो है वो कितना है बेटा, उसका स्टैचोमेट्रिक 2 है, तो उसकी पावर में चला जाएगा अपॉन, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन गैस है, गैस का प्रेशर 1 atm लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिया गया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है इसका आपको स्टैंडर्ड क्या दे रखा गया था, आपको इसका स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो ऊपर गिवन है 1.36 वोल्ट, है ना। अब माइनस 0.59 डिवाइड बाई 2 होता है ना। बट यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन जो क्लोरीन का है वो है 10⁻³ जब आप लॉग से इसको सॉल्व करोगे तो -6 आएगा, माइनस माइनस करके यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, है ना। तो अब 6 हो गया। अब इससे जब मल्टीप्लाई करा दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या बोल सकता है रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो एक्चुअली में कितना निकलेगा, 1.54 वोल्ट, कितना निकलेगा, 1.54 वोल्ट निकलेगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई, इतना क्या निकल रहा है, इतना वोल्ट निकल रहा है उसका। ठीक है,
अब हम लोग ये जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इतना वोल्ट निकलना है, जबकि वाटर का इससे कम होता है। वाटर का क्या होता है, इससे कम। कितना होता है बेटा, माइनस का, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 1.49 वोल्ट। कितना होता है, माइनस का 1.49 वोल्ट। तो अब ये आपको चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि इसका जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकला है वो है 1.54 वोल्ट। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा क्लोरीन का, तो वही होगा जो कि रिडक्शन पोटेंशियल है, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो गाइस उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, या मैं लिख सकता हूँ ERP जो है क्लोरीन का, वो कितना है बेटा, 1.54 वोल्ट है। तो जाहिर सी बात है इसका जो आपका EOP होगा वो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 1.54 वोल्ट के हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये वाटर के से इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो अब क्या हो गया, कम हो गया है, इसलिए अब वाटर ही वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आपको कंसंट्रेशन दिया हो तो कंसंट्रेशन से एक बार वोल्ट जरूर निकाल लीजिएगा, वोल्टेज, ताकि आपको आसानी हो ये कैलकुलेट करने पे कि कौन सा प्रोसेस होगा और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। तो गाइस अभी जैसे आप NaCl का भी पिछली बार अभी आप करके आ रहे हो, तो वहाँ पर आपने देखा था कि जो कैथोड था, तो कैथोड पे जो वाटर का रिडक्शन हो रहा था, वाटर का क्या हो रहा था, रिडक्शन, बट एनोड पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा था। बट इस केस में क्या होगा कि कैथोड पे तो वाटर का रिडक्शन होगा, बट एनोड पे वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि उसका जो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है वो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो उसका कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि उसका जो NaCl का जो कंसंट्रेशन है या Cl माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर जो प्रोसेस होगा एनोड पर वो वाटर का ही बेटा ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा बेटा, वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, और कैथोड पे वाटर का ही रिडक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है, तो आपको कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड में मिलेगी, क्योंकि जब वाटर का आप रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है, और जब वाटर का आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है एनोड पर। तो ये आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। देखिए था ये बहुत छोटा क्वेश्चन, बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसको जरा सा भी मिसमैच करेंगे या थोड़ी बहुत भी गलती कर गए ना, तो हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक चीज़ आपको और याद रखनी है, इन केस ऑफ क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन होता है ना, अगर मैं NaBr ले लेता, तो आपको इसीलिए मैंने नोट में लिख कर भी दिया है कि अगर Br अगर आप लेते, NaBr लेते, तो जो Br का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो माइनस का 1.07 वोल्ट होता है। इट मीन्स दैट वहाँ पर ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन होता, तब वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन इंक्लूडिंग जब आप ओवर वोल्टेज को ऐड भी कर दो तब भी वो बहुत ही ज़्यादा होता, बहुत ही कम होता ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, इसलिए वहाँ पर ब्रोमीन का तो ऑक्सीडेशन होता पर वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर इन केस ऑफ अगर मैंने NaCl की जगह NaBr लिख दिया होता, तब मैं अगर आपसे प्रोडक्ट बोलता तो आप आसानी से बता सकते थे कि भाई हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी कैथोड पे, और ब्रोमीन जो गैस होगी या ब्रोमीन जो लिक्विड होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, एनोड पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा बेटा, एनोड पे। तो इन चीज़ों को याद रखना और समझना बहुत जरूरी था। इसी टाइप से देखो क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो मैंने बोल दिया था व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ 10⁻³ मोलर NaCl सोल्यूशन। इसी की जगह मैं NaBr देता था, NaI दे देता। इस तरीके से मैं आपसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट को पूछ सकता हूँ, या पूछा जाता बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को देखना है, समझना है। मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे स्लोली आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस ले रखे हैं जो आपको घर से करने हैं। वो आप क्वेश्चन कैसे घर से करोगे मैं आपको थोड़ी सी उसके बारे में हिंट